तो स्टूडेंट, अभी तक हमने प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट कर लिया है और अब हम आगे चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और इसकी प्रश्नावली 1.3 तक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं और इनको किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो अब हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, परिमेय संख्या। हेडिंग लिखिए इसमें, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग 9th क्लास में पढ़ते आए हैं कि परमेय संख्या क्या है, इन्हें किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं और कौन सी संख्याएं परमेय संख्या होंगी, उनके प्रसार कैसे होंगे, शांत होंगे, अशांत होंगे। आज हम उनको देखेंगे और प्रश्नावली 1.3 तक कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें लिखिए, इसकी परिभाषा लिखिए, ऐसी संख्या जिसे ऐसी संख्या जिसे p बटे क्यू, जिसे p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, व्यक्त किया जा सके, जहां p, q पूर्णांक हैं, क्या है, पूर्णांक हैं, तथा q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0 है। तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा है, इसमें ऐसी संख्या जिन्हें किसके रूप में व्यक्त कर सकें, p बटे क्यू। p बटे क्यू क्या होता है, एक भिन्न रूप होता है कि उसमें अंश होगा और हर होगा। ये अंश होता है और ये नीचे वाला हर होता है। मीन्स उसको अंश बटे हर के रूप में हम व्यक्त कर सकें। ऐसी संख्या जिसको हम किस में व्यक्त कर रहे हैं, अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, मतलब p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, जहां पे p का मान क्या हो सकता है, पूर्णांक। और हम पूर्णांक पढ़ते आए हैं, पहले स्टार्टिंग में लिखाया भी है। पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस वाली भी संख्या आती है, -3, -2, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3 ऐसे करके ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक हो सकता है, लेकिन क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 का मतलब क्या है कि अगर हर में 0 आ गया तो वो संख्या अपरिमित हो जाएगी, उसमें 0 का भाग नहीं, 0 नहीं होना चाहिए। तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या। तो इसमें लिखिए उदाहरण, इसमें उदाहरण लिखो, जैसे 2/3। इसमें दो क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा ये 2 p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर दी। p का मान कितना है, इसमें 2 है, और q का मान कितना है, इसमें 3। तो हो गई व्यक्त। तो हमने 2/3 लिखा, अंश बटे हर के रूप में हो गया। यहाँ पे 3 0 तो नहीं है, तो इसको हम परमेय संख्या बोलेंगे। इसी प्रकार से लिखिए 25। 25 परमेय है या अपरमेय, 25। अब आप बोलोगे सर इसमें p बटे क्यू के रूप में तो लिखने के लिए p है, केवल q नीचे वाला तो है ही नहीं है। भाई इसमें नहीं है, इसमें हम उसको एक मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। तो चलो मैं इसमें एक लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो हो गई सर, परमेय संख्या हो गई। क्यों, p का मान कितना हो गया, ऊपर वाली, और ये q का मान हो गया। q 0 तो नहीं है ना, q का मान 1 आ गया, 0 नहीं है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। अब इसमें लिखो 1/4, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों, अंश में, अंश में भी है एक का एक, और नीचे हर में 4 है, और दोनों किसका पालन कर रहे हैं, इसका पालन कर रहे हैं। क्यू भी 0 नहीं है, तो ये संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या हो गई, किसको बोलेंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगी अपनी जिन्हें p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया परिमेय संख्या। और इसमें 9th क्लास में आप पढ़ते आए होंगे, इनका जो प्रसार है वो शांत होता है, शांत होता है, या फिर आ, आवर्ती वाला भी होता है, या फिर कैसा होगा, आवर्ती वाला। तो इनका प्रसार शांत होगा, आवर्ती वाला होगा। ऐसा नहीं है कि, देखो अगर शांत आता है, शांत मतलब जैसे मैंने 1/4 लिखा तो इसका मान आ गया 0.25, तो ये रुक गया, अब इसके बाद कुछ नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो यहीं तक भाग चला गया। तो ये ऐसे शांत होते हैं, आगे तक नहीं जाते। अगर शांत नहीं है
और अशांत भी हुआ तो वो अशांत आता है तुम्हारा आवृत्ति वाला। तो ये तुम्हारा बेसिक नॉलेज आगे के काम आए तो इसलिए ये लिख दिया है। अशांत भी होगा तो कैसे होगा, आवृत्ति। मतलब इसमें दोनों तरीके के प्रसार मिलेंगे, शांत और अशांत। अशांत में तुम्हें मिलेगा आवर्ती, कैसा मिलेगा, आवृत्ति वाला प्रसार। और शांत का मतलब पूरा पूरा भाग चला जाएगा दशमलव में। जैसे 1/4 है तो इसको मैं लिख दूंगा 0.25, और इसको मैं लिख दूंगा जैसे 2/3 है, 2/3 का प्रसार कैसे हो जाएगा, 0.666 ऐसे चलेगा। तो ये प्रसार क्या है, अशांत है। अशांत है तो इसमें कैसे आ रहा है देखो, नोट नहीं करना, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें जैसे 2/3 है, इसका भाग दिया तो पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 20 बन गया, 3×6 = 18, 3×6 = 18 ऐसे करके जा रहा है। तो ये प्रसार, इसको हम बोलते हैं अशांत। इसको क्या बोलेंगे, अशांत। अब अशांत में भी कैसा है, इसमें 6 बार बार आ रहा है, तो ये क्या है, अशांत आवर्त। ये कौन सा प्रसार हो गया, अशांत आवर्ती प्रसार। तो इनके प्रसार कैसे होते हैं, अशांत आवर्ती प्रसार होते हैं और शांत होते हैं। या फिर कैसे हो सकते हैं, शांत, जैसे 1/4 है, 0.25, तो ये कैसा है, शांत। तो इनके प्रसार कैसे होते हैं, शांत या फिर अशांत आवृत्ति प्रसार होते हैं। तो ये याद रहेगा। इसको आप कहीं पे भी लिख सकते हो कि ये परम संख्याओं के प्रकार, चलो मैं लिखाई देता हूँ, यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना। इसमें लिखना परिमेय, परिमेय, इसको मिटा देते हैं, परिमेय संख्याओं के प्रसार के दशमलव प्रसार, ये क्या है, दशमलव प्रसार, प्रसार शांत अथवा शांत अथवा अशांत आवृत्ति वाले होते हैं। अशांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति वाले होते हैं। उसमें ये ग्रीन कलर में जो लिखा हुआ है, हरे कलर में उसको उतार लेना। तो यहाँ से हमने देखा कि परम संख्याएं कौन सी हैं, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और इन संख्याओं के प्रसार प्रसार हमने देखा, इनको भाग दे के देखा। तो ये प्रसार कुछ ऐसे आ रहे थे कि अशांत था, इसमें रुक नहीं रहा था, ये डॉट 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 चलते ही जा रहे थे। कहाँ तक जा रहे थे, बहुत दूर तक, अनंत तक जा रहे थे। तो ये क्या है, अशांत आवृत्ति प्रसार है। हम इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.6 का प्रसार क्या है, 0.6 बार बार चल रहा है, तो हमने इसको ऊपर एक ये बार लगा दिया। तो हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं 0.6 के बार। ये व्यक्त करता है कि 6 की बार बार रिपीटेशन हो रही है, बार बार अंक का दोहराना हो रहा है। अब यहाँ पे शांत वाला आ गया। शांत का मतलब क्या है कि यहाँ पे अपने पास जो भी प्रसार है वो रुक गया है, 0.25 भाग चला गया है। लेकिन यहाँ पे तुम भाग दे के देखना, 0.66666 लगातार जाता जाएगा। तो इनके प्रसार दो तरीके से पॉसिबल हैं, संभव हैं। या तो शांत होगा, या फिर अशांत में भी कैसा रहेगा, आवर्त वाला। अब हम अगली संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, उनका नाम है अपरम्य संख्या। उनका नाम क्या है, अपरम्य। तो अब हेडिंग डालिए, अपरम्य संख्या, अपरिमेय संख्या, संख्याएं। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो ऊपर परिभाषा लिखी है उसी को क्या कर देंगे, उसी को हम लिख देंगे कि इस प्रकार से व्यक्त नहीं की जा सकती। तो जो परिभाषा हमने ऊपर लिखी है वही यहाँ पे लिख देंगे। तो लिखो इसमें, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, जहां p, q क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक है, तथा q ≠ 0,
क्यू का मान क्या है, 0 नहीं है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने देखा कि जो परिमेय संख्या होती है उन्हें पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पी बटे क्यू का मतलब ऐसा नहीं है पी हो उसमें क्यू हो ना, पी तो व्यक्त कर रहा है कि एक अंश वाली संख्या और हर वाली संख्या के रूप में होना चाहिए, एक भिन्न रूप संख्या में लिखा जा सकता हो, तो उन्हें कौन सी संख्या कहेंगे, अपर में संख्या। अब बोलोगे सर ऐसे कौन सी संख्या है, अभी तक तो हमने ऐसी संख्या अभी तक तो देखी नहीं है, तो ऐसी संख्याएं कहाँ हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं, तो उनके एग्जाम्पल लिखिए, तो इसमें लिखिए उदाहरण डाल के, उदाहरण √2, √3, √5, √7, या मैं कह दूं 1/√2, 1/√3, और या मैं कह दूं 2√2। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, √2, √2 का मतलब मैं अगर इसको ऐसे लिखूं √2/1, अब आप बोलोगे सर ये परम संख्या है, हमने तो इसको 1/1 के रूप में लिख दिया, जैसे आपने 25 को लिखा था ऊपर, तो परम संख्या होनी चाहिए। तो मैंने अगर इसको √2/1 लिखा है तो पी का मान क्या हो रहा है, √2, और √2 क्या होना, पी क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक, तो ये पी क्या है, पूर्णांक नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे व्यक्त करता हूं कि आप बोलो कि सर हम इसको भी लिख सकते हैं पी बटे क्यू के रूप में, हम √2 को तो √2/1 लिख सकते हैं, और हम कह देंगे सर ये हमने पी बटे क्यू के रूप में लिख दिया, पर ऐसा नहीं है। पी क्या होना चाहिए, पी हमें क्या मिलना चाहिए था, पूर्णांक, लेकिन हमें क्या मिला है, पी देखना, पी मिला है हमें √2, और √2 क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए ये कैसी संख्याएं होंगी, अपर में संख्याएं, अपर में संख्याएं। और याद रखना जो भी अंडर रूट में जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं, अंडर रूट के अंदर जो भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसमें एक का और स्वयं का ही भाग जाता है, अभाज्य संख्या आती है वो सब संख्या, ये सभी संख्याएं क्या होंगी, अपर में होंगी, ये सभी संख्याएं किस में आएंगी, अपर में संख्याओं के प्रकार में आएंगी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे रूट के अंदर अपर में संख्या ये अभाज्य संख्या लिख दिए हैं, तो ये कौन सी संख्या को व्यक्त कर रहे हैं, अपर में संख्या को, मतलब जो रूट वाली संख्या है वो कैसी है, सारी अपर में संख्या है। अब आप बोलोगे कि सर हमने एक एग्जांपल देखा है, √4 कैसी संख्या है, आपके सामने बोला जाए तो कैसी संख्या है √4, √4 को हम और हल कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √4 को हम +-2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का अंडर रूट कितना आता है, 4 का अंडर रूट आता है 2, और रूट के आगे जब भी हटता है तो प्लस माइनस आ जाता है, तो ये 2 क्या है अब, परमेय संख्या, इसलिए √2 क्या है, एक परिमेय संख्या, √4 क्या है, सॉरी √4 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो इसमें नोट डाल के लिख लेना ये बात, इसको कहीं से गलत नहीं हो जाए, तो इसमें लिखेंगे हम, इसमें याद रख लेंगे थोड़ा सा, ये सभी अपरिमेय संख्या के उदाहरण हैं, अपरिमेय संख्या के उदाहरण हैं। नोट नोट डाल के लिखना है इसमें, √4 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे +-2, इसे हल करने पर +-2 आता है, क्योंकि इसे हल करने पर +-2 आता है, जो एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहां तक हमने देख लिया कि ये क्या है, इसको और हल नहीं कर सकते, तो √2 क्या है, एक अपर में संख्या, √3 भी अपर में, ऐसे ही करके ये सारी अपर में संख्या हैं, लेकिन √4 क्या है, एक पर में, क्यों, उसका कारण क्या है, क्योंकि इसको हल करने पर कितना आता है, +-2, जो एक क्या है, परिमेय संख्या, इसलिए क्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई। अब एक और चलता है इसमें, ये पहला नोट हो गया, दूसरा नोट इसमें ये आता है
कि तुमने 10th क्लास में अभी 9th में शायद देखा होगा, एक संख्या चलती है पाई। ये संख्या सुना होगा, पाई, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है। पाई, पाई एक शब्द है, जब भी हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें काम आता है। तो इसके बारे में ये बात होती है कि पाई तो एक स्वयं अपने आप में क्या है, एक अपरम्य संख्या। इसमें लिखना है पाई, इसको हिंदी में लिख लेते हैं पाई, ऐसे बोलते हैं इसको। पाई एक अपरम्य संख्या है। कैसी संख्या है? अपरम्य संख्या है। पाई अपरम्य संख्या है। पाई अपरम्य संख्या क्यों है? क्योंकि ये एक अपरिमित संख्या है, अपरम्य संख्या है, सॉरी, अपरम्य संख्या है। जबकि इसका जो मान होता है, जबकि इसका जो मान है वो क्या आता है? 22/7। जबकि 22/7 इसका मान कितना होता है? 22/7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि अपने पास जो भी संख्याएं हैं उनमें कैसे होनी चाहिए, p/q के रूप में व्यक्त हो जाती हैं। तो परिमेय अगर नहीं होती हैं तो उन्हें अपरमेय संख्या कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये उदाहरण देखे, और यहाँ पे देखा कि अपने पास √4 है, वो भी एक परमेय संख्या है, उसको हल करने पे प्लस माइनस हो जाता है। पाई एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि एक अपरमेय संख्या है, जबकि इसका मान जो होता है वो 22/7 होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक परिमेय संख्या है। 22/7 तो अपने आप में परिमेय संख्या है। कारण क्या है? 22 क्या है? पूर्णांक है। p हो गया, q 7 है, ये भी पूर्णांक है। तो 22/7 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, परमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने परमेय संख्या और अपरमेय संख्या देख लिया है। अब यहाँ पे हम इन संख्याओं को प्रूफ करेंगे कि ये परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या। अपरमेय है तो इसे प्रूफ करिए, सिद्ध करिए। तो आपके अंकगणित की एक आधारभूत प्रमेय है, उसी को हम काम में लेके इस प्रॉब्लम का समाधान निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे देखते हैं। अब इनके दशमलव प्रसार के बारे में भी लिख लेते हैं कि इनके दशमलव प्रसार क्या होंगे। इसमें नोट डाल के लिख ही रखा है, तो इसमें थर्ड पॉइंट डालिए। थर्ड पॉइंट, इनके अपरमेय अपरमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार मतलब उसको भाग देने पे कैसे कैसे उस प्रसार का प्रारूप हमें मिलता है। दशमलव प्रसार प्रसार कैसा होगा? अशांत अनावृत होगा। अनावृत, अशांत अनावृत होगा। अब अशांत अनावृत का मतलब क्या होता है? अशांत अनावृत का मतलब होता है, एक तो वो उसका प्रसार रुकेगा नहीं, उसकी संख्याओं का भाग चलता जाएगा, पॉइंट के बाद संख्याएं रुकेंगी नहीं। और अनावृत मतलब उसमें आवृत्ति नहीं होगी। जैसे 6 6 6 6 मिला था हमें, ऊपर क्या मिला था? 6 6 6 संख्याएं मिली थी, ऐसे ये ऐसे नहीं मिलती जाएंगी। कोई संख्या मिलेगी वो रिपीट नहीं होगी, 4 5 9 1 ऐसे रिपीट नहीं होगी, वो संख्याएं बढ़ते हुए जाएंगी। तो उनको क्या बोलेंगे हम? अशांत अनावृत प्रसार होगा तो वो संख्याएं कैसी होंगी? अपर में संख्याएं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अशांत संख्याएं, अशांत अनावृत संख्या वाली संख्याएं होती है वो क्या होती हैं? अपर में संख्याएं होती हैं। जैसे इसमें उदाहरण ले लेते हैं हम किसका? √2 का देखते हैं। उदाहरण √2, इसका मान जो आता है 1.41421356, ये चलता जाएगा, 2 3 ऐसे करके ये रुकेगा नहीं। और इसमें ये संख्याएं हैं वो रिपीट भी नहीं हो रही है, आपस में इनका कोई पैटर्न एक जैसा नहीं आता जा रहा है। ये संख्याएं सदैव अलग ही संख्याएं मिलती चली जाएंगी। और इसका एक और दूसरा ले लेते हैं, √3। √3 का आएगा 1.7320508075, ऐसे करके ये संख्याएं क्या होंगी? अपरिमित रूप से चलती जाएंगी। और इसमें क्या है? अशांत मतलब इसके प्रसार चलते ही जाएंगे। और क्या होंगे? अनावर्त, कोई आवृत्ति नहीं होगी। आवृत्ति मतलब कोई प्रारूप, हमें पैटर्न इसमें एक जैसा नहीं दिखाई देगा। जैसे हमें 1/3 में मिलता है, 0.333333 आता है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। तो ये संख्याएं कैसी होगी? अपर में संख्याएं। तो यहाँ तक हमने पर में
अपरिमेय संख्याएं लिख लिया। अब इसमें लिखते हैं वास्तविक संख्याएं। एक और हेडिंग डालते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में हम क्या पढ़ते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय, ये दोनों संख्याएं मिलके क्या कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। तो इसमें लिखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती हैं, या फिर संख्याएं, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या होती हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेना है, इसको थोड़ा सा करेक्शन करके, परिमेय संख्या एवं वास्तविक संख्याएं दोनों वास्तविक संख्या होती हैं। तो अब क्या होगा? वास्तविक संख्याओं में क्या रहेगा? वास्तविक संख्याओं में दोनों आ जाएंगी। वास्तविक संख्या, इसमें अपने पास कौन कौन सी संख्या? परिमेय संख्या भी होंगी, परिमेय संख्या, और एक सेकेंड इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या भी होंगी और इसमें अपरिमेय संख्या भी होंगी। तो इस प्रकार से हमने वास्तविक संख्या तक देख लिया। तो यहाँ तक हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तव परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, जितनी भी अभी तक हमने संख्या पढ़ी है वो सब किस में आ जाएंगी? पर वास्तविक संख्या में। पहले परिमेय संख्याओं में, फिर अपरिमेय संख्या, और दोनों मिलके वास्तविक और अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर कौन सी संख्या बनाएंगी? वास्तविक संख्या। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया। अब आपका सबसे मेन टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो है कि हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये संख्याएं परिमेय हैं, अपरिमेय हैं। तो इसमें आपका एक उदाहरण है, उसको आप लिखा होगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और इसमें उदाहरण संख्या है आपका, उदाहरण संख्या है, परिमेय संख्या है 1.4। ये क्वेश्चन काफी बार आते हैं, तो इसमें अच्छे से हेडिंग डाल के लिखिए प्रमेय। ये प्रमेय तरीके की हैं, और इसमें है, इसमें क्वेश्चन बना के लिखना, सिद्ध करो, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ये हमें अब सिद्ध करना है। और ये आपका 1.3 का पूरा ऐसी प्रकार के सवाल आएंगे जिसमें √2 को भी सिद्ध करवाए, √3 को, √5 को, इनका योग करके भी सिद्ध करवा सकता है। तो इसमें कैसे करेंगे? देखो, हम बारी बारी से बिल्कुल स्टेप से चलेंगे। बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है, और बिल्कुल इस प्रकार से समझना है कि जो हम लिख रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और जो लिखा जा रहा है वो हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, और आगे जितने भी टॉपिक आएंगे वो सब पुराने टॉपिक पे जुड़े हुए होंगे। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि हम जो भी एक एक स्टेप लिखते हैं उसका एक अलग, उसका मतलब होना चाहिए, उसको याद रखने का, रटने जैसा कोई काम नहीं होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो, हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे? अपरिमेय संख्या हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो हम पहले इसको क्या करेंगे? इसको मानेंगे कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। हम इसको क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। हम सबसे पहले इसको उल्टा मान के चलेंगे। उल्टा क्या मानेंगे? इसको मान लेंगे कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये माना है। तो अब हम इसको लास्ट में सिद्ध करेंगे, जो हमने माना था वो गलत था। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे डालिए सॉल्यूशन, और इसमें लिखिए, देखो अब हम शुरुआत में क्या करेंगे? हम लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या मान रहे हैं? परिमेय संख्या है। क्या माना है? कि √2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया।
हमने उल्टा माना है। अब हम इसको अपनी बात को गलत बता दें कि हमने जो माना था भाई वो गलत है, हम इसको ऐसे नहीं मान सकते, इसको ऐसे मानेंगे तो ये सही नहीं है। रूट दो को हमने क्या माना है, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि प्रत्येक परिमेय संख्या को हम किसमें व्यक्त कर सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे, परिमेय संख्या है, अतः इसे पी बटे क्यू, जहां पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, एवं पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो चलो इसको हम लिख देते हैं, अतः अर्थात क्या हो जाएगा, रूट दो उसको किसके बराबर लिख दिया, पी बटे क्यू के। कि सर हमने क्या माना इसको, हम इसको अपर में सिद्ध कर रहे हैं पर हमने इसको उल्टा माना है। उल्टा मान के अब हमें हमने इसको क्या लिखा है, हमने लिखा है इसको परमेय संख्या, और परमेय संख्या किससे लिखी जा सकती है, पी बटे क्यू। तो ये लो सर, हमने इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख दिया। सही है। अब हम क्या करेंगे, अपने इसमें ही रखते जाएंगे, मान रखेंगे, लिखेंगे, और सिद्ध करेंगे कि जो हमने माना था वो गलत माना था। तो हमने क्या मान लिया, पी बटे क्यू में लिख दिया। और ये भी याद रखेंगे कि यहाँ पी और क्यू में, पी और क्यू में केवल एक संख्या, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसमें ये बात इसको सही से लिख देते हैं, यह है, रुको यहाँ पे लिख लिया, तो इसमें यहाँ पी कॉमा क्यू में एक के अतिरिक्त अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। हमने क्या माना है, हमने माना है कि p बटे क्यू के रूप में लिखा जा रहा है, और उसको यहाँ पे p और q क्या है, पूर्णांक है, और यहाँ पे p और q में कोई एक के अतिरिक्त, इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, जैसे हमने दो गुना दो लिए थे, दो गुना तीन ऐसे लिए थे, तो इन p और q में दोनों में आपस में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, केवल एक, और इसके अलावा कोई भी नहीं है। अगर हमने इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड हमने सिद्ध कर दिया, तो इसका मतलब है कि हमने जो माना था वो क्या माना था, गलत माना था। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इस संख्या को हम स्थानांतरण कर देते हैं, इसको ऐसे लिख दूं मैं, कोई गलत है, इस क्यू को इधर ले जाते हैं, रूट टू क्यू बराबर पी, और रूट टू क्यू बराबर क्या हो गया, पी। अब इनका क्या कर दें, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, टू क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इसको समीकरण एक दे देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण एक का वर्ग करने पर। तो वर्ग कर दिया, ये वर्ग कैसे किया है, रूट दो का वर्ग कितना होता है, दो, तो रूट दो का तो दो हो गया, और क्यू का वर्ग कितना होता है, क्यू स्क्वायर, और पी का पी स्क्वायर। तो सर हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। तो इस समीकरण हमें मिल गया दो। अब इस समीकरण दो को ध्यान से देखिए, ये समीकरण दो कह रहा है कि यहाँ पे इस दो का इधर पक्षांतरण करेंगे तो इसमें क्या होगा, इस दो का क्या हो रहा है, इसमें भाग जा रहा है। तो चलो इसमें इसमें किसका भाग जाएगा, दो का। इसको चलो इसको और अच्छे से लिख देते हैं, इसको अभी समीकरण नहीं मान रहे, इसको लिख देते हैं क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे टू, दो का भाग चला गया, ये समीकरण नंबर दो। अब यहाँ पे ये क्या बात हो रही है, अतः दो किसका भाग, दो का किस में भाग जा रहा है, पी स्क्वायर में, अतः दो पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ये समझ में आया,
इसका मतलब क्या है कि 2 का भाग किस में जा रहा है, पी स्क्वायर में। 2 का भाग किस में जा रहा है, पी स्क्वायर में। क्यों, 2q² लिखा हुआ है, ये क्या है, पी स्क्वायर। और क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी स्क्वायर किससे विभाजित है, 2 से। पी स्क्वायर किससे विभाजित है, 2 से। तो इसका मतलब हो गया अपने पास पी 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए इसलिए 2 पी को भी विभाजित करेगा, 2 पी को भी विभाजित करेगा। और ये किससे आया है, जब कोई अभाज्य संख्या, ध्यान रखना ये आपकी एक प्रमेय है जो आपके सिलेबस में नहीं है, उसका ही हमने काम में लिया है। वो प्रमेय क्या कहती है कि जब कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर में भाग जाता है, किसी संख्या के पूर्णांक वाली संख्या के स्क्वायर में अगर भाग जाता है, तो उसी अभाज्य संख्या का उसकी पूर्णांक में भी भाग जाएगा। तो पी स्क्वायर में भी 2 का जा रहा है, तो ये संभवतः है और हमेशा ही पी में भी भाग जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, जब 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 पी को भी विभाजित करेगा। तो हम यहां तक पहुंच गए। अब हमने क्या लिखा, देखो शुरू से हमने पहले इसको परमेय संख्या के रूप में लिखा। क्यों, हमें इसको उल्टा माना है, परमेय संख्या मान के चले हैं। तो पी बटे क्यू लिखा, पक्षांतरण किया, इसका वर्ग किया, वर्ग करने पे इसको यहाँ पे 2 का इसमें इधर लिख दिया। तो इसका मतलब पी स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है, 2 का। जब पी स्क्वायर में जा रहा है तो ये पी में भी भाग जाएगा। तो अब इसमें लिखेंगे, अब इसमें हम एक थोड़ी सी मानेंगे कि अब माना, अब इस पी को हम क्या करेंगे, देखो पी को जितना भी अपने पास यहाँ पे रूट में मिल रहा है ना, ये अंदर रूट में है, उतने के कोई एक अन्य संख्या के रूप में मान लेते हैं। जैसे हम पी को रूट में कितना है, 2, तो हम इसको मानेंगे 2r। क्या कर रहे हैं, 2r एक मान के चलते हैं। अब माना p बराबर 2r है, जहां r क्या है, r एक पूर्णांक है। अब हमने इसको ऐसे मान लिया है, कोई एक अन्य संख्या के रूप में मान लिया है। अतः अब क्या करेंगे, देखो समीकरण एक में क्या करेंगे, p का मान रख देते हैं यहाँ पे। अतः समीकरण एक में p का मान रखने पर तो p यहाँ पे क्या है, समीकरण एक क्या कह रहा है, समीकरण एक में है अपने पास √2q बराबर p। तो अब हो जाएगा अपने पास √2q बराबर p की जगह क्या आ गया, 2r। अब फिर वही काम करेंगे, वर्क करने पर, सब काम वही है, वर्क करने पर क्या हो जाएगा, इधर से √2 का 2, क्यू स्क्वायर बराबर 4r², इतना ही होगा ना। अब इधर 2 का भाग दे दो इसमें, क्यू स्क्वायर बराबर 2r², कितना हो गया, 2r²। अब इधर 2 को ऐसे लिख दूं मैं, r² बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2, पक्षांतरण कर दिया। तो हमने क्या लिख दिया, इस 2 को इधर पहुंचा दिया और इसको इधर लिख दिया है, r² बराबर क्यू² बटे 2। इसको रफ में देखना इसे लिखा जा सकता है कि नहीं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे हमने p² बाई 2 था, उसको क्या लिखा था कि 2 का किस में भाग जा रहा है, p² में। तो इससे साबित होता है कि 2 का किस में भाग जा रहा है, क्यू² में। जब क्यू² में जा रहा है तो क्यू में भी जाएगा। तो इसमें लिखना, अतः 2 क्यू² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए अब ये किसको विभाजित भी करेगा, इसलिए 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो हमने पहले सिद्ध किया था, पहले ये क्या कह दिया था कि पी 2 किसको विभाजित कर रहा है, पी को भी। और नीचे क्या सिद्ध कर दिया कि 2 किसको विभाजित कर रहा है, क्यू को भी। इसका मतलब क्या है, इसको हम कथन नंबर दे देते हैं, कथन नंबर क्या दे देते हैं, 3। कथन नंबर इसको 3 और नीचे वाले को 4। अतः इसको क्या लिख देंगे, अतः समीकरण
तीन समीकरण रोमन में लिख देते हैं। समीकरण 3 व 4 से 2 पी व क्यू को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब हमने दोनों को एक साथ क्या कह दिया कि पी दो, पहले तो किया था दो पी को विभाजित कर रहा है, अब क्या कह दिया दो किसको विभाजित कर रहा है, क्यू को। और ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, एक बार कंप्लीट कर लो, फिर दोबारा से हम इसको स्पीड से बताएंगे। तो बार बार देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा, ज्यादा बड़े स्टेप नहीं है, स्टार्टिंग में ही लिखते टाइम ऐसा लग रहा है। तो हमने क्या लिख दिया, दो पी व क्यू को विभाजित करता है। जबकि जबकि हमने शुरू में माना था कि पी व क्यू के क्यू के पी व क्यू में पी व क्यू में क्यू में एक के अतिरिक्त कोई ओवेनिस्ट नहीं है, ओवेनिस्ट नहीं है। जबकि यहाँ जबकि अब जबकि अब दो एक ओवेनिस्ट का काम करता है, ओवेनिस्ट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, देखो समीकरण 1 और 3 और 4 से क्या पता चल गया, दो पी और क्यू को विभाजित करता है। जबकि हमने शुरू में माना था कि पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई ओवेनिस्ट नहीं है, जबकि अब दो एक ओवेनिस्ट का काम कर रहा है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारी परमेय संख्या मानने की परिकल्पना, अतः हमारी, इसको लिखना, अतः हमारी रूट दो को एक परिमेय संख्या मानने की परिकल्पना, जो हमने कल्पना की थी, परिकल्पना की थी, परिकल्पना गलत है। अतः रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, रूट दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने क्या कह दिया, देखो अब इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने देखा था कि अपने पास हमने रूट दो को क्या सिद्ध करना था, एक अपरिमेय संख्या। तो इसके लिए हमने क्या किया, रूट दो को एक पहले लिखा था परिमेय संख्या माने थे हमने स्टार्टिंग में। हमने क्या करना है, हमें क्या करना है, परिमेय संख्या मानना है, उल्टा मानना है। तो माना है तो पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये लिख दिया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में हर बार डेफिनेटली आएगा। इसको कुछ भी करें, जो फॉर्मेट मैंने लिखा है इसको प्रॉपर याद कर लें। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइन छोड़ दिया हो, जैसा लिखा है वैसा की वैसा इसको समझना और समझ के इसको लिख सकते हो। तो इसमें हमने पी बटे क्यू के रूप में लिखा, पक्षांतरण किया, फिर इसको वर्ग किया, और फिर हमने लिखा कि पी स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है, दो का। जब पी स्क्वायर में दो का जा रहा है, दो का किस में जाएगा, पी में भी जाएगा, एक कथन ये आ गया। अब हमें ये दिखाना है कि पी में तो दो का चला गया, क्यू में भी दो का जाए। तो उसके लिए क्या करना है, जो इसके अंदर लिखा है ना, उसी को हम क्या मान लेते हैं, पी, और आर लगा देते हैं। तो पी को क्या मान लिया, टू आर, दो आर। तो हमने जहां आर एक पूर्णांक संख्या है, अब इसमें लिख दिया, आता है समीकरण एक में पी का मान रख दिया हमने। समीकरण एक क्या था अपने पास, ये था, ये वाला, इसमें मान रख दिया। तो यहाँ से आ गया रूट टू क्यू बराबर टू आर। अब इसको क्या करेंगे, वही प्रोसेस है, वर्क करेंगे, इसको पक्षांतरण करेंगे, और पक्षांतरण करके वहां तक लेके आना है कि क्यू स्क्वायर के बटे में क्या आ जाए, वो दो आ जाए। तो अब हम कहेंगे दो का भाग किस में जा रहा है, क्यू स्क्वायर में, दो का भाग किस में जाएगा, क्यू में भी जाएगा। तो इस प्रकार से देखो समीकरण 3 और 4 क्या कह रहे हैं, तीन क्या कह रहा है, तीन ये कह रहा है कि पी में किसका भाग जाएगा, दो का, और
4 ये कह रहा है कि 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो समीकरण 3 और 4 से दो संख्या 2 पी व क्यू को विभाजित करता है। जबकि हमने शुरू में क्या माना था, इनके माना था कि पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है, जबकि क्या है, दोनों में एक ही संख्या का भाग जा रहा है। तो ये उभयनिष्ठ का मान काम कर रहा है ना, 2 का भाग किस में जा रहा है, पी में, 2 का भाग किस में जा रहा है, क्यू में। तो ये उभयनिष्ठ का काम कर रहा है, जबकि हमने क्या माना था शुरू में कि इनके बीच में कोई उभयनिष्ठ है ही नहीं है। तो जबकि अब दो एक उभयनिष्ठ का काम कर रहा है, जो कि विरोधाभास है। पहले की तुलना में विरोध आ गया ना, एक तरफ तो माना, एक तरफ तो नहीं है। एक तरफ तो हमने माना इनके बीच में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, और अब क्या आ गया, तो उभयनिष्ठ निकल के आ गया। तो ये क्या है, एक विरोधाभास है। अतः हमारी परिकल्पना, हमारी रूट 2 को एक परम संख्या मानने की परिकल्पना क्या है, गलत है। हमने उसको गलत माना था परम संख्या। क्यों, वो क्या है, एक अपरम संख्या। अतः रूट 2 क्या है, एक अपरम संख्या। तो इस प्रकार से हमने ये सिद्ध कर दिया कि रूट 2 क्या है, एक अपरम संख्या। अब क्या करना है, हमने रूट 2 अपरम संख्या कर दिया सिद्ध। अब इसी प्रकार से हमें सिद्ध कर सकते हैं। अब इसमें नोट डाल के लिख लेना। नोट ऐसा नहीं है इसको लिखना, इसको कहीं पे भी आंसर में लिखना है। इसी प्रकार √3, √5, √7, √11 डॉट 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 सभी को √11 ये हो जाएंगे, इनको √11 को अपरिमेय सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। ये तो है तुम्हारे ध्यान में रखने के लिए कि हम इसी प्रकार किसको सिद्ध कर सकते हैं, √3, 5, 7 और 11, इनको भी हम क्या कर सकते हैं, अपर में सिद्ध कर सकते हैं। करना क्या है, जहां पे हमने 3 लिखा है वहां पे क्या लिख देंगे, 2 लिखा है, इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, 3। √2 की जगह √3 एक अपर में संख्या, पी बटे क्यू ये सेम रहेगा। यहाँ पे √3 पी बटे क्यू। अगर हम √3 को सिद्ध कर रहे हैं ना, तो उसमें 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3। यहाँ पे करते जाएंगे, 2 की जगह यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। तो जितने भी हमने 2 काम में लिए हैं वहां पे क्या काम में ले लेंगे, 3 काम में ले लेंगे। 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे सिद्ध करने के लिए आएगा, यहाँ पे 3 से 3 क्यू स्क्वायर विभाजित करता है, 3 क्यू को विभाजित करेगा, 3 एक अभाज्य संख्या विभाजित करता है। जबकि हमने शुरू में माना, ऐसे ऐसे माना था, तो √3 एक अपर में संख्या है, तो √3 को भी हम अपर में सिद्ध कर सकते हैं। ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसको मैं होमवर्क में दे दूं, कराओगे, कर पाओगे? तो होमवर्क में √3, √5 और √7 को तो रहने देना, √3 तो उदाहरण है, और √7 इसको रफ में करके देखना। √3, √5 इसको उदाहरण, ये जो अपने पॉइंट्स हैं इसको क्या करना है, रफ में सिद्ध करना है, और रफ में सिद्ध करके इसको रखना। मैं इसका अगली वीडियो में इसको प्रूफ करके हम बता देंगे। और प्रूफ में क्या करना है, कुछ नहीं करना, जितना जैसे लिखा है √2 में उतना ही लिख के इसको क्या करना है, प्रॉपर पूरा एज इट इज रहेगा, एक जैसा रहेगा। √2 की जगह √3 आ जाएगा, √5 का कर रहे हैं तो 2 की जगह 5 आ जाएगा। तो जहां पे ये संख्या है वो बदलती चली जाएंगी। तो इस प्रकार से सिद्ध करना, इसको अच्छे से देखना, समझना है, और अच्छे से इसको रिवीजन करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मुख्य है, इम्पोर्टेंट है। √2, √3 और √5 ये हमेशा हर साल आते हुए क्वेश्चन है, और 3 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, और सीधा आसान है। ठीक है, तो ये वीडियो देखिए, रिवीजन करिए, और अच्छे से जो भी है होमवर्क करिए, जो भी बताया जा रहा है टाइम से देखिए। और हम तब तक समझाएंगे जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाता। और वीडियो में केवल आ, बिल्कुल प्रॉपर एक अच्छे से नोट्स बनाइए वीडियो से देख के। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।